हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शरद त्रिपाठी। चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन की एक वन लाइन क्वेश्चन से। जीएनएसएस आधारित टोल संग्रह प्रणाली का प्रस्ताव किसने दिया है? तो इसका सही उत्तर है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जीएनएसएस का मतलब होता है ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, जैसे कि हमारा जीपीएस हो गया, नेविक हो गया, उसके आधार पे हम टोल संग्रह को लाएंगे भविष्य में। अभी हम यूज करते थे फास्टैग टेक्नोलॉजी यूज करते थे, लेकिन इसके साथ साथ हम जीपीएस को भी यूज करेंगे। फास्टैग जो हमारा बेस है वो है आरएफआईडी टैग, यानी कि रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन टैग। किस भारतीय फर्म ने कम मीथेन चावल परियोजना के लिए वर्ल्ड बैंक के साथ हाथ मिलाया है? तो यह है किसान क्राफ्ट। किसान क्राफ्ट बेंगलुरु की कंपनी है, वर्ल्ड बैंक के साथ उसने हाथ मिलाया है। अब कम मीथेन चावल वाले वो चावल होते हैं जो कम पानी के उपयोग से ही पैदावार उनकी होती है। चावल को पैदा करने के लिए बहुत लंबे समय तक उनको पानी में रहना होता है और वहां पे सड़न के कारण मीथेन पैदा होती है, लेकिन किसान क्राफ्ट और वर्ल्ड बैंक ने हाथ मिलाया है ताकि ऐसे चावल की प्रजातियों का उत्पादन कर सकें जिससे मीथेन का उत्सर्जन वायुमंडल में कम हो। चीन और फ्रांस का एक संयुक्त उपग्रह है, उसका नाम क्या है? तो उसका नाम है स्पेस वेरिएबल ऑब्जेक्ट मॉनिटर। सेना का नया उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? यानी कि VCOS का फुल फॉर्म है वाइस चीफ ऑफ आर्म्ड स्टाफ, यानी कि सेना का उप प्रमुख है। ये सेकंड सीनियर मोस्ट रैंक होती है। NS राजा सुब्रमणी। अंबुबाची मेला किस शहर में आयोजित किया जाता है? तो यह गुवाहाटी। सफाई अपनाओ बीमारी भगाओ मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर ने लॉन्च किया, जिसको महुआ बोलते हैं। हाल ही में किस संस्थान ने तपेदिक यानी कि टीबी रिसर्च के लिए 3D हाइड्रोजेल विकसित किया है? तो वह है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु ने। ये क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन आपका है बोट यानी कि टग बोट से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। बांग्लादेश नौसेना यानी बांग्लादेश नेवी ने 800 टन वजन वाले समुद्री टग का मतलब होता है समुद्री बोट, एक छोटी प्रकार की बोट होती है, की आपूर्ति के लिए किस भारतीय कंपनी के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये है GRSC। GRSC का फुल फॉर्म होता है गॉर्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इसमें 800 टन समुद्री जहाज की सप्लाई करेगा। टग बोट्स वो बोट्स होती हैं जहां बड़े शिप बोट्स अपने इंजन ऑफ कर देते हैं और इनको छोटी बोट से खींचा जाता है, ताकि जहां जहां सकरे रास्ते हैं, जहां पे पानी से निकलना इतना आसान नहीं है, क्योंकि अगर बड़ी बोट का इंजन अगर स्टार्ट रहेगा तो जाकर टकरा जाएगा, कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। छोटी टग बोट क्या करती है, बड़ी बोट को खींच करके हार्बर या किनारे लाके खड़ा कर देती है। इसका अनुबंधन का मूल्य है 21 मिलियन अमेरिकी डॉलर। जहाज 22-24 महीने में तैयार हो जाएगा। समुद्र में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने के लिए भी इसका यूज किया जाएगा और ये बांग्लादेश नौसेना के काम आएगा। यह सौदा रक्षा खरीद के लिए भारत द्वारा बांग्लादेश को दी गई 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर एक लाइन ऑफ क्रेडिट होती है, उसका हिस्सा उसी। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे टूरिज्म से रिलेटेड है। चलिए स्टार्ट करते हैं। यूनेस्को विश्व धरोहर समिति के 46वें सत्र की मेजबानी किस शहर ने की है? तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज के बारे में बात करेंगे तो इसकी मेजबानी की है नई दिल्ली ने। नई दिल्ली में मीटिंग हो रही है। समिति का 45वां सत्र जो था वो सऊदी अरबिया में हो चुका है, रियाद में किया गया था, लेकिन जो 46वां सत्र है वो नई दिल्ली में किया जा रहा है। इसी स्थल को विश्व धरोहर सूची में शामिल करने के लिए या नहीं शामिल करने के लिए इस पर विश्व धरोहर कोष का एक अंतिम निर्णय होता है। विश्व धरोहर सम्मेलन 1972 के 21 राज्यों के प्रतिनिधि इसमें शामिल होते हैं और वो निर्णय लेते हैं कि किसको वर्ल्ड हेरिटेज शामिल करना है या नहीं करना है। इसके साथ साथ मैं एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपको बता देता हूँ, इसको याद कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन यानी कि UNCCD, इसका एक अलग सा COP होता है और वो आयोजित किया जाएगा रियाद सऊदी अरेबिया में। लेकिन उसका COP का जो संस्करण होता है वो 16वां संस्करण है। मरुस्थलन को रोकने के लिए UN का एक कॉन्फ्रेंस है। एक COP और होता है, इसको हम बोलते हैं कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। वो इस बार होगा बाकू अजरबैजान में होगा। ये क्लाइमेट चेंज वाला COP है और ये 29वां संस्करण होगा, यानी कि 29th एडिशन होगा। COP 29 बाकू अजरबैजान में आयोजित किया जाएगा इस साल के अंत में। NIC ने रोगों की AI डिटेक्शन यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिटेक्शन को बढ़ावा देने के लिए किस बोर्ड के साथ समझौते पर ज्ञापन हस्ताक्षर किए हैं? इमेज देख पा रहे होंगे, स्पाइसेस दिख रहे हैं, तो सही उत्तर इसका है स्पाइस बोर्ड। भारत में स्पाइस बोर्ड हो गया, टी बोर्ड हो गया, कॉफी बोर्ड हो गया। ये अलग तरीके से बोर्ड बनाए जाते हैं ताकि उनके एक्सपोर्ट को प्रमोशन दे सके, उनके निर्यात को प्रमोशन कर सके। सिक्किम में इलायची में बहुत सारे रोग पाए गए थे और इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सहायता के साथ NIC के साथ ये मिलके स्पाइस बोर्ड ने हाथ मिलाया है। भारतीय स्पाइस बोर्ड का जो मुख्यालय वो कोच्चि केरला में है। जैसा कि पता है कि केरला मसालों के लिए प्रसिद्ध था हमेशा से, और भारतीय मसाला बोर्ड वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अधीन एक महत्वपूर्ण निकाय है, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इसको हम बोलते हैं MCI। भारत का पहला स्पाइस पार्क मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में स्थापित किया गया था। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर लैंडिंग स्थल को क्या कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शायद आप भूल चुके होंगे, तो इसका उत्तर आपको बताना है। तो ये कहा जाता है शिव शक्ति। इस स्थान को शिव शक्ति डिजाइन किया गया है क्योंकि ये डुअलिटी ऑफ नेचर यानी कि मैस्कुलिन एंड फेमिनिन दोनों को दर्शाता है। फेमिनिन मीन शक्ति, मैस्कुलिन मीन शिवा। चंद्रयान 3 14 जुलाई 2023 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जिसको बोलते हैं SDSC, सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त को ये चंद्रमा के साउथ पोल पर
सफलतापूर्वक उतरा था। जिस बिंदु पर उतरा था उसे अब शिव शक्ति के नाम से जाना जाता है। मोहना कुमार चंद्रयान 3 के मिशन डायरेक्टर थे। द्रव्यमान क्या था? 3900 किलोग्राम। और रॉकेट क्या था? LVM-3, जिसको बोलते हैं लॉन्च व्हीकल मार्क 3 या बोलते हैं GSLV मार्क 3। और भारत के पास 2 लॉन्च व्हीकल हैं, एक हो गया PSLV, एक हो गया GSLV। PSLV पोलर ऑर्बिट में रॉकेट को स्थापित करता है और GSLV जो करता है वो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में रॉकेट को स्थापित करता है। ग्लोबल इंडिया AI शिखर सम्मेलन 2024 में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? कोची, दिल्ली, बेंगलुरु और चेन्नई। तो इसका सही उत्तर है दिल्ली। दिल्ली में इंडिया AI समिट आयोजित किया जाएगा। जो इंडिया AI समिट है उसमें निर्णय लिया गया है कि 10,000 से ज्यादा ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट यानी GPU को स्थापित किया जाएगा। तो इसमें ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट को यूज करके हम एक ऐसा AI सिस्टम बनाएंगे जो बड़े बड़े लार्ज लैंग्वेज मॉडल पे काम करेगा। लार्ज लैंग्वेज मॉडल वो मॉडल होते हैं जिनमें हम पहले से उनको बहुत ज़्यादा चीज़ें सिखा देते हैं, उसके बाद वो उसी पे उत्तर देते हैं, जैसे कि हमारा चैट GPT हो गया। और इसके साथ साथ एक इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स जुड़ी हुई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF द्वारा एक वैश्विक AI रैंकिंग जारी की गई थी, इसमें भारत का स्थान 72वां है। ये रैंकिंग बेसिकली देशों की तैयारी के बारे में जारी की गई थी कि कौन सा देश कितना तैयार है AI को लेके। तो भारत का स्थान इसमें 72वां है। सिंगापुर ने टॉप किया है पूरे विश्व में। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस कब मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव्स कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर है 6 जुलाई को मनाया जाता है। भारत में जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव है उनके जो मिनिस्टर है वो है अमित शाह, और डे ऑफ कोऑपरेटिव 6 जुलाई को मनाया जाता है। जुलाई के अब तक सबसे महत्वपूर्ण दिन ये रहे हैं। नेशनल डॉक्टर्स डे हो चुका है, चार्टर्ड अकाउंटेंट डे हो चुका है, 1 जुलाई को मनाए जाते हैं। प्लास्टिक बैग फ्री डे 3 जुलाई को था। अमेरिका का जो इंडिपेंडेंस डे था वो 4 जुलाई को था। और इंटरनेशनल डे ऑफ कोऑपरेटिव जो था वो 6 जुलाई को था। विश्व सहकारिता दिवस जिसको बोलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने निर्माण विधेयक 2024 का मसौदा पारित किया है? निर्माण एक विधेयक है, एक ड्राफ्ट है जिसका बिल पारित किया है, तो वो राज्य है उत्तर प्रदेश। नोडल इन्वेस्टमेंट रीजन फॉर मैन्युफैक्चरिंग एंड कंस्ट्रक्शन एरिया बिल, सिंपल, ये मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री लगाने के लिए बिल पारित किया गया है। इसको हम पढ़ सकते हैं उत्तर प्रदेश निर्माण क्षेत्र के लिए उत्तर प्रदेश नोडल निवेश क्षेत्र विधेयक। 2024 विधेयक पूरे उत्तर प्रदेश में विशेष निवेश क्षेत्र यानी कि इसको बोलते हैं स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। ये उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के दृष्टि से राज्य को 4 से 5 भागों में विभाजित कर देगा, जिसमें हर राज्य में हर एक पार्ट में इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए कार्य किए जाएंगे, जिसको बोलते हैं विशेष निवेश क्षेत्र यानी कि स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। 1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने की एक पहल है। लियोन मास्टर्स खिताब कितने जीता है? तो इसका सही उत्तर है विश्वनाथन आनंद ने लियोन मास्टर्स खिताब जीता है। और आगे चलते हैं। सेबेक्स 2 भारत का सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु, मतलब इसमें न्यूक्लियर यूज नहीं किया गया है, बम किसके द्वारा विकसित किया गया है? तो सही उत्तर इसका है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। चलिए जानते हैं इसके बारे में। भारत ने हाल ही में विकसित किया है सबसे शक्तिशाली गैर परमाणु बम। अगर हम परमाणु हथियारों को यूज नहीं करेंगे तो उसके अलावा साथ साथ और भी हथियार होते हैं जो शक्तिशाली होने चाहिए, और ये TNT यानी कि ट्राई नाइट्रोट्राइलून से 2 गुना ज्यादा घातक है। और नागपुर की एक जो कंपनी है उसका जो नाम है वो है सोलर इंडस्ट्रीज, लेकिन उसकी जो सहायक कंपनी है उसका नाम है इकोनॉमिक एक्सप्लोसिव्स लिमिटेड। भारतीय नौसेना यानी इंडियन नेवी ने सेबेक्स की पुष्टि की है कि ये सफलतापूर्वक परीक्षण इसका हो चुका है। आर्म फोर्सेस को कुछ और इंपॉर्टेंट हथियार दिए हैं, उसका नाम है नागास्त्र। नागास्त्र एक ड्रोन है जो आत्मघाती ड्रोन है। ये क्या करेगा कि दुश्मन के ठिकानों को पहले पता लगाएगा, कुछ देर आसमान में रहेगा, उसके बाद जाके वो टकरा के दुश्मन के ठिकानों को नुकसान पहुंचा देगा और खुद भी नष्ट हो जाएगा। तो इसी को हम आत्मघाती ड्रोन कहते हैं। ये भी EL के द्वारा बनाया गया है। IAF द्वारा वेपन सिस्टम्स स्कूल, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं WSS वेपन सिस्टम स्कूल का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो इसका सही उत्तर है हैदराबाद। तो IAF वेपन सिस्टम स्कूल का उद्घाटन हैदराबाद शहर में किया गया है। यह हथियार प्रणाली स्कूल जिसको बोलते हैं हिंदी में वेपन सिस्टम स्कूल, इसमें विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग दी जाएगी। फाइटर एयरक्राफ्ट की ट्रेनिंग दी जाएगी जिसमें से वो बेहतरीन तरीके से वेपन का यूज कर पाएंगे। भारतीय न्याय संहिता यानी BNSS के तहत पहली FIR कहाँ दर्ज की गई है? जैसे कि हमें पता है कि तीनों कानून बदल चुके हैं। भारतीय न्याय संहिता हो गई, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS हो गई, और भारतीय साक्ष्य अधिनियम जिसको बोलते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट जो पहले था बन चुका है। तो उसके तहत पहली FIR जो दर्ज की गई है वो है चार मीनार पुलिस स्टेशन हैदराबाद में। नीदरलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही उत्तर है डिक शूफ ने नीदरलैंड के नए PM के रूप में शपथ ली है। और याद रखें पहले इसके थे मार्क रूटे थे, लेकिन वो बन चुके हैं सेक्रेटरी जनरल ऑफ नेटो, यानी कि नेटो के चीफ बन चुके हैं मार्क रूटे, जो पहले नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। अब ये बने हैं डिक शूफ, याद रखिएगा इसको। हाल ही में किस देश ने नए बैंक नोट जारी किए हैं? तो सही उत्तर है जापान। जापान ने नए बैंक नोट जारी किए गए हैं। इसका उद्देश्य था कि काउंटर फिटिंग
यानी धोखाधड़ी से बचने के लिए इसका नया नोट जारी किया गया। इसमें एडवांस टेक्नोलॉजीज है, एडवांस इंक है, 3D प्रिंटिंग है। मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि किस राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा लॉन्च की गई है? तो ये है राजस्थान। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि लॉन्च की गई। इसमें कुछ अमाउंट दिया जाएगा, 1000, 500, 500 करके इस तरह से अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा बेनिफिशियरी के अकाउंट में। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री कौन बनेंगे? ये पहले हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री थे, लेकिन बाद में अब ये फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे छत्तीसगढ़ के। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यों की कुछ नियुक्तियां हुई थी, घोषणा हुई थी। तो उसमें कुछ देश थे, आप उसको जान लें, जिसको नॉन परमानेंट मेंबर बोलते हैं। तो वो हुए थे पाकिस्तान, सोमालिया, यूनान यानी कि ग्रीस, पनामा और डेनमार्क। ये अस्थायी सदस्य बनाए गए हैं संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के। इनका कार्यकाल 2 साल तक होगा। एनटीआर भरोसा पेंशन योजना किसके द्वारा शुरू की गई है? जैसा कि नाम है, तो एनटीआर भरोसा पेंशन शुरू की गई है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा, याद रखिएगा। और इस समय आंध्र प्रदेश के जो सीएम है वो है चंद्रबाबू नायडू, और पवन कल्याण है उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर। आरबीआई ने हाल ही में प्रोजेक्ट नेक्सस में शामिल हुए थे, ये किस बारे में है? तो उसका सही उत्तर है क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स, यानी विदेशों में पेमेंट करने के लिए, विदेशों में पेमेंट प्रोसेस करने के लिए आरबीआई ने प्रोजेक्ट नेक्सस को ज्वाइन किया है। घरेलू फास्ट पेमेंट सिस्टम, जिसको एफपीएस बोल सकते हैं, ये विभिन्न देशों के सिस्टम्स हैं, अपने खुद के पेमेंट सिस्टम्स हैं, जिसको एफपीएस बोलेंगे अब यहाँ से हम। और भारत का जो पेमेंट सिस्टम है उसको हम यूपीआई बोलेंगे। ये दोनों मिलकर अब संयुक्त में साझा रूप से काम करेंगे, और उसी का जो नाम रखा गया है वो है प्रोजेक्ट नेक्सस। मिलकर हाथ मिलाया है 4 देश जो हैं, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड। उनके जो रिजर्व बैंक हैं, भारत के जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, दोनों ने हाथ मिला के एफपीएस को यूपीआई से जोड़ेगा। इससे इन देशों में आसानी से विदेशों से पैसा लेन देन किया जा सकता है। कौन सा देश अपने संपूर्ण जीव जंतुओं की चेकलिस्ट तैयार करने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? चाइना, मलेशिया, इंडिया, सिंगापुर। तो इंडिया है ये देश। इंडिया ने फ्लोरा फौना की पूरी चेकलिस्ट बना ली है। ये दुनिया का पहला देश ऐसा बन चुका है। तो ये रहा आज करंट अफेयर्स। अगर कोई डाउट है, फीडबैक हो तो प्लीज कमेंट में बता दें। प्लीज वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपको बेहतरीन करंट अफेयर्स मिलते रहेंगे। और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हैव ए ग्रेट डे।